स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ग्रीन रेवोल्यूशन। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ की हिस्ट्री में कई ऐसे रेवोल्यूशंस हुए जिसने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को न सिर्फ इंप्रूव किया बल्कि हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसा ही एक रेवोल्यूशन इंडिया में भी देखने को मिला। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो यहां की लगभग 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। ओल्ड टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की एब्सेंस में प्रोडक्टिविटी अपने लोएस्ट लेवल पर थी। इंडिया का एग्रीकल्चर मॉनसून पर हेविली डिपेंडेंट था और अगर मॉनसून एक्सपेक्टेशंस से कम होता तो एग्रीकल्चर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता। इसका सॉल्यूशन था इरिगेशन फैसिलिटीज, जो कि उस दौरान बहुत ही कम फार्मर्स के पास थीं। कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया के एग्रीकल्चर में आए इस स्टैग्नेशन यानी स्थिरता को ग्रीन रेवोल्यूशन ने तोड़ा। पर क्या था ये ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके क्रॉप प्रोडक्शन को कई गुना इंक्रीज करना। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज भी किया जाता है। आपको बता दें कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ था। दरअसल इसकी शुरुआत मिड 20th सेंचुरी में एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन बॉलो द्वारा की गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन सभी डेवलपिंग कंट्रीज में उन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया गया और इसीलिए वर्ल्ड में उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने दुनिया के 100 करोड़ से अधिक लोगों को स्टार्वेशन से उभारा था। फूड सप्लाई इंक्रीज करके उन्होंने वर्ल्ड पीस में भी बड़ा योगदान दिया, जिसके लिए उनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। दोस्तों, ये तो बात हुई वर्ल्ड स्टेज की। इंडिया की बात करें तो यहां ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन लीडर थे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जेनेटिसिस्ट MS स्वामीनाथन। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया, जिसके लिए उनको इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। आज की इस कहानी में हम ग्रीन रेवोल्यूशन पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पर नजर डालेंगे और फिर उसके गोल्स से होते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री से। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। दोस्तों, वर्ष था 1943 जब इंडिया ने दुनिया के सबसे वर्स्ट फूड क्राइसिस यानी भूखमरी का सामना किया। नाम बंगाल फैमिन। इस फैमिन में ईस्टर्न इंडिया में लगभग 40 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आजादी के बाद यानी 1947 से 1967 तक इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादातर फार्मिंग एरियाज को एक्सपैंड करने में कॉन्सेंट्रेट किया। प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर फोकस नहीं किया गया। इसके साथ ही पॉपुलेशन फूड प्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। इन कंडीशंस में इमीडिएट और ड्रास्टिक एक्शन लेना जरूरी हो गया था, जिससे एग्रीकल्चर यील्ड यानी खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और ये एक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में दिखाई दिया। इसी का रिजल्ट था कि 1967-68 से 1967-78 के बीच इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया। इस रेवोल्यूशन के मेन फोकस एरियाज थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। ऐसा करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल मेथड्स को अडॉप्ट किया गया, जैसे HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। इस रेवोल्यूशन को यूएस और इंडियन गवर्नमेंट्स के साथ साथ फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने फंड किया था। दोस्तों, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लार्जली एक व्हीट रेवोल्यूशन था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1968 से 2004 के बीच इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन लगभग 3 गुना बढ़ गया,
जबकि सीरियल्स की बात करें तो उनमें इंक्रीज 2 गुना ही हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक एलिमेंट्स। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बढ़ती पॉपुलेशन के कारण इंडिया हंगर क्राइसिस से गुजर रहा था, यानी इस हंगर क्राइसिस से लड़ना इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, जो कि एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वर्कर्स दोनों को ही इस रेवोल्यूशन में रोजगार मिलने वाला था। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन ने साइंटिफिक स्टडीज को भी बढ़ावा दिया, जहां ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स और डिजीजेस को भी झेल सकते थे। इस रेवोल्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव यह भी था कि इसने दुनिया के एग्रीकल्चर को ग्लोबलाइज करने का काम किया। नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में टेक्नोलॉजी का संचार करके और बड़े एग्रीकल्चरल एरियाज में कॉरपोरेशंस को सेटअप करके ग्लोबलाइजेशन को अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं इस रेवोल्यूशन के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, जहां हम जानेंगे कि किस तरह इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, जिसके तहत फार्मलैंड्स को एक्सपैंड करने में गवर्नमेंट असिस्टेंस दिया गया। दूसरा है डबल क्रॉपिंग सिस्टम। यह सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन का प्राइमरी फीचर था। इस सिस्टम के तहत अब साल भर में एक के बजाय 2 क्रॉपिंग सीजन्स किए गए। एक सीजन में मॉनसून की मदद से क्रॉपिंग की जाती थी और दूसरे सीजन में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए। डैम्स का निर्माण हुआ और कुछ सिंपल इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन। बेसिक एलिमेंट्स में तीसरा है सीड्स विद इंप्रूव्ड जेनेटिक्स। इसके तहत ऐसे सीड्स का इस्तेमाल किया गया जिनकी जीन्स सुपीरियर थीं, और यही ग्रीन रेवोल्यूशन का साइंटिफिक एस्पेक्ट बना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के नए स्ट्रेन्स को डेवलप किया, जिसमें मेनली व्हीट, राइस, मिलेट और कॉर्न थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रेवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पर भी फोकस किया गया था। ये क्रॉप्स थे व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज। नॉन फूड ग्रेन्स वाली क्रॉप्स को इस न्यू स्ट्रैटेजी के दायरे से बाहर रखा गया था, और इनमें से भी व्हीट इस रेवोल्यूशन का मेन फोकस था। यहां तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री और उसके ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक फीचर्स के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपैक्ट्स क्या थे। शुरू करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट से। पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट था ट्रिमेंडस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस। रेवोल्यूशन शुरू होने के सिर्फ 10 सालों में, यानी 1978 तक, इंडिया का ग्रेन आउटपुट 131 मिलियन टन्स पहुंच गया था, जिसके कारण इंडिया वर्ल्ड के बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में शामिल हुआ। व्हीट और राइस की हाई यील्डिंग वैरायटीज के क्रॉप एरियाज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरा इंपैक्ट था फूड ग्रेन्स का रिड्यूस्ड इंपोर्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को एक फूड डेफिशिएंट कंट्री से एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। यही नहीं, ऐसा समय भी देखने को मिला जब इंडिया ने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी किया। इसके साथ ही फूड ग्रेन्स की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई। तीसरा इंपैक्ट हुआ फार्मर्स पर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में मदद की। फार्मर्स ने इस सरप्लस इनकम का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए किया। बड़े फार्मर्स जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन थी, उनको स्पेशली ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनकी इनकम भी उनके लैंड के प्रोपोर्शनल थी। ये बड़े फार्मर्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में सक्षम थे। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैपिटलिस्ट फार्मिंग को भी प्रमोट किया, यानी बड़े लैंड ओनर्स अब एग्रीकल्चर में अपना दबदबा बनाए हुए थे, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लेबरर्स सिर्फ वेजेस के लिए उनके लैंड्स पर काम कर रहे थे। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन का चौथा पॉजिटिव इंपैक्ट था इंडस्ट्रियल। इस रेवोल्यूशन ने फार्म मैकेनाइजेशन को एक बड़े स्तर पर प्रमोट किया,
जिसके कारण विभिन्न प्रकार की मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंस, डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंपिंग सेट्स एटसेट्रा की डिमांड्स बढ़ गईं और इनके प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप की जाने लगी। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एटसेट्रा की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी। कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल्स के तौर पर किया जाने लगा, जिन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स में पांचवा और आखिरी इंपैक्ट दिखा रूरल एम्प्लॉयमेंट में। मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन्स और कई तरह के फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से लेबर फोर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छी खासी जॉब्स को क्रिएट किया, न सिर्फ एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए बल्कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी। फैक्ट्रीज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई। दोस्तों, ये तो बात हुई पॉजिटिव इंपैक्ट्स की, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए? जी हां, इतने नेक इरादों से शुरू किए गए इस रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हुए। आइए जानते हैं उनके बारे में। नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट हुआ नॉन फूड ग्रेन्स पर, जहां कोर्स सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स को इस रेवोल्यूशन के दायरे से बाहर ही रखा गया। इसके अलावा मेजर कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, टी और शुगर केन भी इस रेवोल्यूशन से बाहर ही रहे। सेकेंड नेगेटिव इंपैक्ट था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का लिमिटेड कवरेज। ये HYV सीड्स सिर्फ 5 क्रॉप्स तक ही सीमित रहे: व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज। नॉन फूड क्रॉप्स के लिए HYV डेवलप ही नहीं किए गए। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंपैक्ट था रीजनल डिस्पैरिटीज। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटीज यानी असमानताओं को बढ़ा दिया, न सिर्फ इंटर रीजनल लेवल्स बल्कि इंट्रा रीजनल लेवल्स में भी। इंटर रीजनल यानी 2 अलग अलग रीजन्स के बीच डिस्पैरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पंजाब और मध्य प्रदेश स्टेट्स में डिस्पैरिटी को इंटर रीजनल डिस्पैरिटी कहेंगे, और दूसरी तरफ इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि किसी एक ही रीजन के अंदर की डिस्पैरिटीज। एग्जाम्पल की बात करें तो पंजाब के ही कुछ बड़े फार्मर्स को अधिक फायदा हुआ और छोटे फार्मर्स इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। खैर, ग्रीन रेवोल्यूशन में टोटल क्रॉप्ड एरिया का सिर्फ 40% ही कवर हो पाया। बचा हुआ 60% एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदों से अनछुआ रहा। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और साउथ में कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका असर दिखा। ईस्टर्न रीजन में हार्डली इसका कोई इफेक्ट दिखा, जैसे असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसके अलावा वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में भी इसकी पहुंच ना के बराबर रही। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट किया जो पहले से ही एग्रीकल्चर में कुछ हद तक समृद्ध थे। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस डिस्पैरिटी को और बढ़ा दिया। फोर्थ नेगेटिव इंपैक्ट था एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का लार्ज स्केल पर यूज किया गया, लेकिन इसके साथ ही फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज से जुड़े हाई रिस्क से अवगत नहीं कराया गया। बिना ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशंस के फार्म लेबरर्स को पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने का जिम्मा दिया गया, जिससे क्रॉप्स को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। यही नहीं, केमिकल्स के ओवरयूज से एनवायरनमेंट और सॉइल पोल्यूशन भी होने लगा, जो आज तक जारी है। फिफ्थ इंपैक्ट देखने को मिला सॉइल डेग्रेडेशन में। प्रोडक्शन इंक्रीज करने और डबल क्रॉपिंग सीजन के चलते लॉन्ग टर्म में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे। एल्कलाइन केमिकल्स का यूज करने के कारण सॉइल का पीएच लेवल भी बढ़ने लगा, और साथ ही इन केमिकल से सॉइल के हेल्थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म होने लगे, जो सॉइल में मिनरल्स रिप्लेनिश करने के लिए जरूरी थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में हुए मैकेनाइजेशन के कारण एग्रीकल्चरल लेबरर्स में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, और अंत में केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज के कारण हेल्थ हैजर्ड्स भी क्रिएट हुए, जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एटसेट्रा। दोस्तों, इस तरह खत्म होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की ये कहानी। ओवरऑल बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मेजर अचीवमेंट था,
खासकर इंडिया के लिए। इस रेवोल्यूशन ने इंडिया को फूड सिक्योरिटी में एकदम मजबूत बनाकर एक बड़े क्राइसिस से बाहर निकाला। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की तरह ही यहां भी एग्रीकल्चर में एक सक्सेसफुल साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखने को मिला। लेकिन फूड सिक्योरिटी के साथ ही कुछ और फैक्टर्स जैसे एनवायरनमेंट, पुअर फार्मर्स और केमिकल्स को यूज करने के तौर तरीकों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। आगे की बात करें तो पॉलिसी मेकर्स का अगला फोकस पुअर फार्मर्स होने चाहिए, जिससे उनको भी न्यू टेक्नोलॉजीज का फायदा मिल सके। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजीज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हों। फाइनली ये इंश्योर करना जरूरी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इनिशिएटिव्स सभी रीजन्स के बेनिफिशियरीज को इक्वली कवर करें, तभी इसकी असली सफलता हमें दिखाई देगी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।